नमस्कार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर का दौरा किया और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को सबसे बड़ा तोहफा किया। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं दोनी पोलो एयरपोर्ट की, जो कि उन्होंने उद्घाटन किया 19 नवंबर 2022 को, और साथ ही उन्होंने कामेंग हाइडल पावर स्टेशन का उद्घाटन किया और देश को संबोधित किया। तो दोस्तों, हम बातें आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टर प्रोफेसर HS यादव। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी और आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 19 नवंबर को दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का उद्घाटन किया। इस डेवलपमेंट को आप अरुणाचल और देश के लिए किस तरह से देखते हैं? सुलोचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। ये हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विकास के पर्याय हैं और पूरे देश में एक विकास की धारा प्रवाहित हो रही है, और उसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होलंगी में जो ईटानगर से 25 किलोमीटर दूर है, ये दोनी पोलो एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। और अब हमारा ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, पूरे देश से और न केवल पूरे देश से बल्कि विश्व के सभी देशों से एयर मार्ग से जुड़ गया। और यह बड़ी ही एक असीमित उपलब्धि है, न केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि किसी भी राज्य को या किसी भी समाज में या विश्व के किसी हिस्से को यदि विकसित करना है तो हमें कनेक्टिविटी देना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी के जो पिलर्स है कनेक्टिविटी के, उसमें एयर कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन की कनेक्टिविटी है, और टेली कनेक्टिविटी है, और वाटरवेज की कनेक्टिविटी है। तो इन सारे दिशाओं में बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी अच्छी परियोजनाएं चल रही हैं, और उसका एक साक्षात दर्शन हम लोगों को 19 नवंबर इसी 19 नवंबर को 2022 में प्रधानमंत्री जी ने दोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करके दिया है, जो एक हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए और देश के लिए नया आयाम है। बिल्कुल सर। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इससे अरुणाचल के लोगों के जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मूल रूप से किसी भी राज्य या हमारे अपने पूरे देश और आत्मनिर्भर भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, और पूरा देश इसके लिए जागृत हो चुका है। सभी विद्यार्थी, नौजवान, मजदूर, किसान और उद्यमी और हमारे जो शासन के अधिकारीगण और राजनीति में कार्य करने वाले हमारे मंत्रीगण और भी बहुत सारे लोग जो देश में हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि हमें एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, इसको पूरे देश में बैलेंस करके रखना पड़ेगा, और तभी हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो उस कड़ी में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, बहुत सीमित थी, तो अब ये जो हमारा दोनी पोलो एयरपोर्ट आ गया, तो इसके वजह से हम देश के सभी हिस्सों से जुड़ गए, और हमें आने जाने की सुविधा हमारे अरुणाचल प्रदेश के आम जनता को, जनमानस को मिल गया। तो चाहे आप एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जाना हो, आना हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी आपका मूवमेंट हो, या इमरजेंसी में कभी कभी आपको किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, या
कोई उद्योग या ट्रेड से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे इंडिजिनस प्रोड्यूस हैं, उनको हमें भेजना है। यह बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत रिच सेंटर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, तो उसका कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी या मास कम होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम अरुणाचल प्रदेश से इसका उचित मूल्य और उचित उपयोगिता देश में या विदेश में जहाँ भी होगी वहाँ हम इसको भेज पाएंगे। और इसमें एक बहुत ही तेज़ी से त्वरित आयाम मिलेगा हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि दोनीपोल एयरपोर्ट को भविष्य में किस तरीके से उपयोग किया जाए ताकि जो यहाँ के लोग हैं उसका फ़ायदा ले पाए और बाहर से लोग भी यहाँ आराम से आ पाए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं जी। उनमें से कुछ संभावनाओं को हमारी प्रदेश सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री आप कहेंगे, श्री पेमा खांडू जी बहुत सारे योजनाएं लागू किए हैं। हमारे राज्य के जो राज्यपाल महोदय हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा साहब, वो भी बहुत गति से सुनिश्चित करते हैं कि राज्य विकसित हो। तो इन सारी चीज़ों की जो प्राथमिकता है उसके लिए हम समझते हैं कि जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश में टूरिज़्म बहुत लो स्तर पर है, तो इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और टूरिज़्म जो है, हेल्थ टूरिज़्म भी हो सकता है, इको टूरिज़्म हो सकता है, टी टूरिज़्म हो सकता है, या एजुकेशनल टूरिज़्म हो सकता है, एडवेंचर टूरिज़्म हो सकता है। तो इसके बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें कि हमारे अरुणाचल प्रदेश को एक बहुत अच्छी गति मिल सकती है। और इसके अलावा हमारे भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी की जो एक भावना है और धारणा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस कंसेप्ट को, इस अभिधारणा को मूर्त रूप करने के लिए उन सारी चीज़ों को हमें अरुणाचल प्रदेश में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में स्थापित करना पड़ेगा। जो सुविधाएं हमारे देश के दूसरे हिस्सों में हैं या ग्लोबल सिनेरियो में विदेश में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश बहुत उचित है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यदि कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल, मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहें और कैंसर का अस्पताल बनाना चाहें, जिसकी प्राथमिकता है हमारी भारत सरकार की नॉर्थ ईस्ट के लिए, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना चाहें। अभी हमारे बच्चे जो संस्थान से या विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक नेरिस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निर्जुली में, एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 3 भारत सरकार के संस्थान हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे बहुत रिमोट विलेज में हैं, दूर दराज जगहों में हैं, तो उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाते समय से और उसके वजह से बहुत सारी प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं। तो हमें लगता है कि इस एयरपोर्ट हो जाने के बाद और जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो 6 पिलर्स ऑफ कनेक्टिविटी हैं, जिनका मैंने कहा, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल पावर कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी और इंटरनेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और वाटरवेज कनेक्टिविटी, जब ये पूर्ण रूप से अपना आकार में आ जाएंगी, जो हमारी कल्पना है भारत सरकार की, और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं, तो हमारे समझ से जो कमियां हैं, जो हमारे देश के दूसरे भाग में हमारे अरुणाचल प्रदेश के बच्चे जाते हैं, तो उनको वहाँ शायद बहुत जाना नहीं पड़ेगा, हमें सुविधाओं को ले आना पड़ेगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। और जब वे सुविधाएं स्थापित होंगी तो उन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी आएंगी, बहुत सारे उद्योगपति भी आएंगे, बहुत सारे विद्वान आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, टेक्नोक्रेट आएंगे,
और बिजनेस क्लास के लोग आएंगे, युवा जनरेशन के लोग आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, स्टार्टअप वाले लोग आएंगे और हमारे प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है उसके साथ शामिल होगी। तो इन सारी चीज़ों में एक नया आयाम मिलेगा हमारे ये जो दोनीपोलो एयरपोर्ट के होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे केसेज में देखा गया है कि बहुत जिम्मेदार व्यक्तित्व वाले लोग भी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश दूर है, हमको 2 दिन लग जाएगा जाने में, वो नहीं आ पाते हैं और जब नहीं आ पाते हैं तो हम विकास की धारा से वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो इस एयरपोर्ट से हमारे अरुणाचल प्रदेश को एक नया आयाम मिला है विकास करने का और विकसित केंद्रों को इस्टेब्लिश करने का। सर मेरा अगला सवाल यही था रिलेटेड टू कनेक्टिविटी। तो देखा जाए पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कई सारे कनेक्टिविटी कार्य किए हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद जी 1947 से और 2014 तक आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट थे, 9 जी। और आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश में दोनीपोलो एयरपोर्ट की स्थापना करी, उद्घाटन किया और शुरुआत करी, तो इसको लेकर नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट हो गए। तो 2014 के बाद जब हमारी भारत सरकार जो हमारे मोदी जी के देखरेख में चल रही है, प्रधानमंत्री के, तो यह एक बहुत बड़ी आप समझिए कि विकास की धारा है जी। और यदि रोड की आप बात करेंगे तो नेशनल हाईवे जो है, हमें लगता है कि मोटे तौर पर जैसे 1100 कुछ ऐसे किलोमीटर पिछले 5 सालों में 2009 से 2014 तक नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो हमें लगता है कि उसी समय में 2014 से 2019 के बीच में यदि आकलन किया जाए तो ये करीब 2700 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने काम किया है। तो ये हमारे भारत सरकार की और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा दृष्टि रही है नॉर्थ ईस्ट पर, पूर्वोत्तर के राज्यों पर, कि इतना ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी हुई है। अभी 2018 में बोगीबिल ब्रिज का उद्घाटन हुआ था जी। तो उस ब्रिज के उद्घाटन के बाद जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का और आसाम का जो आना जाना है या कनेक्टिविटी है बहुत बढ़ गई। और इतना ही नहीं बल्कि ईस्टर्न आसाम से दिल्ली जाने के लिए बोगीबिल ब्रिज होने की वजह से करीब 170 किलोमीटर दूरी घट गई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और योजनाएं इतनी हैं, कार्य इतना हुआ है कि नाम लेना, याद रखना मुश्किल है। मतलब मैं इस हिसाब से एक आम नागरिक के रूप में और विशेष रूप से पूर्वोत्तर में मुझे कार्य करने का मौका मिला अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ होते हुए मैं अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनकी बड़ी कृपा है और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमको आने वाले समय में दिखने वाला है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं विशेष तो जानती नहीं, तो अगर आप जानते हैं हम मुझे और मेरे दर्शकों को। ऐसा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है जी, यह हमारे भारत देश का हृदय है। हमारी संस्कृति, सभ्यता और जो अपने पूर्वजों से हम लोगों ने क्या सीखा है। आप जब आप कार्य क्षेत्र कहीं भी हो, अपने अरुणाचल प्रदेश में हो, भारत देश के किसी राज्य में हो या विदेश में कहीं भी हो, तो आप सबसे पहले अपने घर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? आपका दिल किसके पास जाने के लिए कहता है? अपनी माताजी, पिताजी जो आपके प्रिय हैं। तो उसी तरह से हमने ये देखा, इस चीज़ को महसूस किया, ये पूरे देश के लोगों की भावना है कि हमारी भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल में जो है, जो सुदूर गांव हैं, जिनको अभी तक रिमोट प्लेस कह के छोड़ा हुआ था, किसी का ध्यान नहीं गया, वो उनके दिल में बसा हुआ है। और वो जैसे हम अपने माता पिता को दिल में बसा के सबसे पहले उनसे मिलते हैं, तो जब उनको कार्य करने का
देश के निर्माण को करने का मौका मिला प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने अपने ये जो सुदूर गांव हैं उनको अपने दिल में रखा, और उसी का परिणाम है कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और उसमें ऐसा है कि ये जो वाइब्रेंट विलेज हैं, जो बॉर्डर्स पर विलेज हैं, जिन पर जाने में बड़ी कठिनाइयां हैं, विशेष रूप से जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाके हैं या राज्य हैं, वहाँ पर जो सुदूर और बॉर्डर पर विलेज हैं कोई जाता नहीं, बल्कि उधर से लोग पलायन करके ज़्यादा सुविधा वाली जगहों पर आ जाते हैं। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो बहुत सारे लोग जिनका घर जो है पहाड़ों पर है, दूर है, बिल्कुल बॉर्डर पर है, लेकिन वो वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, तो जब एक बार भी वो यहाँ आ गए अपने राजधानी ईटानगर में, तो फिर दोबारा वहाँ लौटने का दिल नहीं होता। तो यह जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वहाँ पर ये सारी सुविधाएं जो हमारे विकसित सिटीज़ में हैं जी, या हमारी ईटानगर राजधानी केंद्र में जो सुविधाएं हैं, जैसे इंटरनेट की जो फैसिलिटी है, स्कूल्स की जो फैसिलिटी है, अस्पताल हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटी है, रोड की जो कनेक्टिविटी है, और भी जो संस्कृति सभ्यता आर्ट कल्चर के संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए जो भी चीज़ें हमको विकसित केंद्रों पर उपलब्ध हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे प्रधानमंत्री जी की भावना है और निश्चय है कि इन बॉर्डर के विलेजेस पर स्थापित किया जाए। और वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनमें एनसीसी कैडेट्स के सेंटर भी बनाए जाएंगे और इसका बहुआयामी प्रभाव होगा। वहाँ न केवल हमारे अपने राज्य के या देश के लोगों की इच्छा होगी वहाँ पर रहना, जीवन यापन करना, लाइवलीहुड का सेल्फ सस्टेनेबल जिसको आप कहते हैं सेंटर बनाना, बल्कि एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम अपने सुदूर और बॉर्डर के जो विलेज हैं उनको वाइब्रेंट रखें। मतलब सीधा सीधा है कि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो शायद आपको एक विकसित सिटी में नहीं मिलेंगी। तो ये योजना है और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। जी सर, मैंने यहाँ लिखा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार देश की सीमा पर बसे हर गांव को देश का पहला गांव मानती है और इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लागू किया गया है। तो इसी चलते मुझे थोड़ी जानकारी मिली, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी जानकारी मिली होगी। अब आगे बढ़ते हैं सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, फिर अगला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने दोनी पोलो एयरपोर्ट के अलावा वेस्ट कामेंग ज़िले में स्थित कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी राष्ट्र को समर्पित किया। तो इस परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से लाभ मिलेगा? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा योगदान है। 600 मेगावाट ये हाइडल पावर जनरेशन प्लांट जो समर्पित हुआ अरुणाचल प्रदेश को। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स जिनकी कैपेसिटी कम है या और भी आगे आने वाले समय में होने वाले हैं, और लेकिन ये 600 मेगावाट के एडिशन से हमें लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ट्रेमेंडस चेंज आएगा, बहुत विशाल चेंज आएगा एनर्जी कंज्यूमशन के हिसाब से। और केवल अरुणाचल प्रदेश की ही आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि हमें लगता है कि दूसरे राज्यों को भी यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दी जाएगी और उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। हमें लगता है कि समाचार पत्रों में शायद 200 करोड़ प्रति वर्ष जो है अरुणाचल प्रदेश को रेवेन्यू के टर्म में लाभ होगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यदि किसी राज्य को या राज्यों को मिला के जो हमारा पूरा देश है और जो हमारी अपेक्षाएं हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक कंसेप्ट है आत्मनिर्भर भारत, तो यदि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा। और हमारे पूर्वोत्तर में, और विशेष रूप से पूरे पूर्वोत्तर को लीजिएगा तो उसमें से 70% जो संभावनाएं हैं और जो रिसोर्सेज हैं ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की, वो अरुणाचल प्रदेश में है जी। तो हमें लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में और भी मेगा प्रोजेक्ट्स जो है इस तरह की आनी चाहिए जी।
सर फिर बात करते हैं एयरपोर्ट की। और सर 2006 या 7 में शायद इसका शिलान्यास ऑलरेडी हो गया था। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन या फिर शिलान्यास करने में बहुत देरी क्यों हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि यह तो अब तत्कालीन जो जिम्मेदार व्यक्तित्व थे, चाहे वो शासन में रहे हों या समाज में रहे हों, जी। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि लैंड यूज़ की बात है, लैंड एलोकेशन की बात है और बजट एलोकेशन की बात है। तो हम लोग इसके ऊपर न जाकर हम तो ये सोचते हैं कि अभी हमारे हम सब लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को परम आदरणीय युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को बधाई देना चाहिए और हमारे राज्यपाल महोदय को भी और इनकी पूरी टीम, जो शासन प्रशासन में जो ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर इसको बहुत त्वरित गति दिया और बहुत तीव्र गति से इस कार्य की शुरुआत हुई। लैंड अलॉट हुआ, बजट एलोकेशन हुआ और हमें लगता है कि समाचार पत्रों में कुछ फिगर था, जैसे 8,450 करोड़ रुपए के आसपास या इससे थोड़ा ज़्यादा मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि खर्च हुआ। तो इस बजट को प्राप्त करना केंद्र सरकार से और इसको यूज़ करना और सुविधा को यूज के स्थिति में ले आना, तैयार करना, और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन ही कर दिया जी। अभी तो शुरुआत ही हो गई। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें लगता है कि हमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए। वाकई सर ऐसा भी देखा गया है कि जब भी कोई विकास वाले कार्यक्रम होने को होते हैं, कुछ नया शुरू होने को होता है, तो बहुत लोगों के जो होते हैं नकारात्मक कमेंट्स आते हैं या फिर उन्हें लगता है कि ये सही नहीं होगा प्रदेश के लिए। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश यूनिवर्सली यदि आपने डेवलप करना है तो आपको 2-4 सेक्टर्स हैं, उसमें ध्यान देना होगा। जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, इकोनॉमी मैनेजमेंट है जी। और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है। तो ये जो हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है और आप लिटरेसी रेट देखिएगा, पढ़े लिखे लोग, उनका एक्सपोज़र, उनकी सोच समझ, उनका ज्ञान, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत डाइवर्सिटी है। यद्यपि हमारा देश प्राचीन में जगत गुरु रहा है, हम लोगों ने वेदों में और शिक्षा में, संस्कृत में और भी बहुत सारी आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन में लीड किया है। आज भी हम लीड करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, योग में। लेकिन देश में जो विकास हुआ स्वतंत्रता के बाद, वह अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा कि हम सभी लोग समान रूप से देश के सभी राज्यों में और एक ही राज्य के सभी जनपदों में, जिलों में या एक ही ज़िले के सभी गांवों में सोच समझ एक जैसी हो। विचारों में विभिन्नता आती है, होती है, दिखाई देती है, लेकिन उसका वजह बहु आयामी है, अलग अलग है। किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को ज़्यादा ज्ञान है, किसी को स्वार्थ है, किसी को अपने त्वरित लाभ के लिए कुछ कहना है, बोलना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की योजनाओं का समझिए शुरुआत की जाती है, परिकल्पना की जाती है और उनको परिकल्पित किया जाता है, ज़मीन पर लाया जाता है, तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारी राजनीति में कार्य करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग इसको बहुत अच्छी तरह से विवेचना करते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ राय मशविरा करते हैं जी। और इसका कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा, इसकी विवेचना होती है जी। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि कहीं पर कुछ विचार या विरोध के स्वर, जैसे ये हाइडल पावर प्लांट्स के प्रति आते हैं, जैसे समाज में देखा गया है, समाचार पत्रों में आता है, सोसाइटी में आता है, तो हमें लगता है कि जो उनके विचार हैं उनको हमारी
संबद्ध सरकार को, राज्य स्तर पर या केंद्र सरकार, उनको सुनती है। हाँ। और उसका निवारण क्या है, उसका निवारण भी करना है। और जो हमारी भावी योजना होगी और परियोजना होगी, उसमें इस बात का भरपूर ध्यान रखना चाहिए और रखा जाता है कि जो हम कोई परियोजना अपने राज्य के या देश के विकास के लिए प्रयोग में लाने जा रहे हैं, तो उससे लाभ ज़्यादा हो, हानि कम हो, और हानि इस तरह का हो जिसको हम एसिमिलेट कर सकें, जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकें। और ये कुछ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट या कुछ लोग जो वातावरण को साक्ष्य देकर दिखाकर कहते हैं कि सॉइल टेक्सचर बदल जाएगा, वाटर फ्लो चेंज हो जाएगा और फॉरेस्ट डेमोग्राफी चेंज होगी, इकोसिस्टम प्रभावित होगा। तो देखिए, साइंटिफिक दृष्टिकोण से इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हम मानव समाज जो मानव के रूप में जन्म लिए हैं, चाहे आप विदेश में रहिए, चाहे भारत में रहिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश में रहिए, आप अपने को विश्व के विकास से अलग नहीं रख सकते। आपको विकसित होना पड़ेगा, विकास की धारा से जुड़ना पड़ेगा, और विश्व में क्या गतिविधियां चल रही हैं उनके साथ आपको चलना पड़ेगा। और उसमें चलने के लिए हमें एजुकेशन, एनर्जी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का मैनेजमेंट भरपूर तरीके से करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी राज्य सरकार और हमारी भारत सरकार पूरे तौर पर बहुत सावधानी से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ध्यान देते हैं। और ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें आती हैं जिनको करेक्शन करना है, और जो लोगों के विचार हमारे शासन में बैठे हुए लोगों के सामने आते हैं, तो उसको सुना जाता है और उसका निवारण भी किया जाता है। तो हमें पूरी आस्था है कि हम सभी लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग और देश के लोग, विश्व की विकासशील धारा में शामिल हों, और हम कैसे उस प्रतियोगिता में अपने को उत्कृष्ट बना सकें, हम अपने देश को कैसे आत्मनिर्भर बना सकें। यह बहुत ज़रूरी है कि जो विकास की नई उपलब्धियां विश्व के दूसरे हिस्सों में पनप रही हैं, उनको हम भारत में भी स्थापित करें, और हम अपने को पुनः जगत गुरु के रूप में स्थापित करें। सर, मैंने हाल ही में पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट में ऑल ओवर जितने भी कंस्ट्रक्शन है वो सेकंड हाईएस्ट गिना जाता है। तो इस विषय पर भी आप अगर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि शुरू में कोई शिकायत की बात नहीं है, लेकिन यह है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में, या हम लोग भी जो नॉर्थ ईस्ट में कार्य करते हैं दूसरे प्रदेशों से आकर, कुछ ऐसी भावना थी, और कि ध्यान कम रहता है, बजट कम मिलता है, केंद्र सरकार जितना ज़रूरत है उतना ध्यान नहीं देती। लेकिन अभी क्या है कि पहले जो था लुक एट नॉर्थ ईस्ट था, अभी हमारे भारत सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एक्ट एट नॉर्थ ईस्ट। तो अभी नॉर्थ ईस्ट के तरफ देखा जा रहा है, और ये बड़ा मुश्किल है। सारी योजनाओं का, परियोजनाओं का और हजारों हजार करोड़ के जो बजट एलोकेशंस हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, सभी राज्यों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिए गए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, NITs दिए गए, और आप समझिए रेल से जोड़ा जा रहा है सभी राज्यों के राजधानियों को। तो हमें लगता है कि जो मैंने पहले भी बताया कि जो 6 पिलर्स हैं कनेक्टिविटी के, प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश कर दी है बजट एलोकेशन के माध्यम से और अपनी प्रायोरिटी के माध्यम से, और उनके सारे मंत्रालय और मंत्रीगण और अधिकारीगण नॉर्थ ईस्ट में फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, जो पहले नहीं होता था। बिल्कुल। तो इसलिए हमें लगता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट पहले से काफ़ी विकसित हो चुका है, और बहुत आने वाले समय में बहुत जल्दी ही पूरे देश के समान हो जाएगा, उससे आगे भी चला जाएगा। क्योंकि यह गॉड गिफ्टेड जगह है और क्लाइमेटिकली प्रिविलेज्ड प्लेस है, पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश। जी सर, वैसे तो सवाल और भी कई सारे थे, पर वक्त की कमी चलते
सर, आज हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे थे हाल ही में उद्घाटन हुए दोनीपोलो एयरपोर्ट की और साथ ही कामेंग हाइडल पावर स्टेशन जो कि प्रधानमंत्री ने देश के नाम किया। उम्मीद करते हैं कि इस अंक में आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो सर, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।